वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की मूवी 4 अलग अलग महिलाओं के बारे में है, जिसके कंक्लूजन को आखिर आप भी जानना चाहेंगे। और जब इन चारों की कहानी का अंत आपको पता चलेगा तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो बड़े शौक होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बड़े खुश होंगे, और कुछ तो ऐसे भी होंगे जिनके अंदर कई सवाल उठेंगे, क्योंकि असली जिंदगी यूं ही खत्म होती है। बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ, और मैं जो भी कह रहा था आप वो समझ जाएंगे। मूवी की शुरुआत में हमें कलाई नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक पौधा लगा रही है। उस पौधे को लगाने के बाद कलाई चुपचाप बैठकर कुछ सोचने लगती है। तभी उसकी माँ वहां पर आती है और कलाई से कहती है, बेटा तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने के लिए आज लड़के वाले आने वाले हैं। वो लोग वहां से चल चुके हैं, जल्दी करो। कलाई खुशी खुशी नहाने चली जाती है, और इसी वक्त कलाई के पिता और उसके मामा भी आ जाते हैं। ये सभी लोग मस्त तैयारियों में लग जाते हैं। कुछ देर के बाद फिर लड़के वाले भी आ जाते हैं। यहाँ कलाई का पिता लड़के को कलाई के बचपन की एक फोटो दिखाता है। ये तब की फोटो है जब कलाई ने बचपन में कोई कंपटीशन जीता था। उसी वक्त होती है कलाई की एंट्री। अब उसको देखकर तो लड़का देखता ही रह जाता है। अकेले में वो लड़का कलाई से कहता है, तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो, छुट्टी, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। इतना कहकर वो चला जाता है। अब कलाई तो कुछ कह ही नहीं पाती। उसे ये लग रहा होता है कि अब उसका रिश्ता इसी से होगा। लेकिन रात में वो अपनी माँ और पिता की बातें सुनती है तो बेचारी उदास हो जाती है। कलाई की माँ कह रही होती है, उन लोगों ने पता है अपनी जाति को छुपाया। वो तो भला हो गांव वालों का, जिन्होंने मुझे बताया कि वो लड़का नीच जाति का है। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी उस नीच जाति से तो कभी नहीं करूंगी। अब कलाई के पिता को रिश्ता मंजूर था, पर घर में तो पता ये दोस्तों आपको किसकी चलती है। इसीलिए कलाई की माँ के अनुसार इस रिश्ते को हो जाती है मनाई। वो चाहती है कि कलाई की शादी किसी अमीर ऊंची खानदान बहुत ही अच्छे पैसे कमाने वाले लड़के से हो। सीन दूसरी ओर शिफ्ट होता है। ये है नेत्रा, जो फैमिली कोर्ट के बाहर कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ खड़ी हुई है। तभी उसको एक शशि नाम का वकील दिखता है। वो नेत्रा के हाथ से डॉक्यूमेंट लेकर देखता है तो पता चलता है कि ये डिवोर्स केस है। वो नेत्रा से बताता है कि आप चिंता मत करो, हमारा कानून इस मैटर में महिलाओं का ही पक्ष लेता है। बाकी आप इस केस के खत्म होने तक कहीं नौकरी नहीं कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम है। बाकी आप चिंता मत करो, मैं आपको डिवोर्स के साथ 5 से 10 लाख तो आराम से कंपनसेशन के तौर पर दिलवा दूंगा। अब इस पर नेत्रा कहती है, देखो मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, बल्कि मुझे उनके साथ रहना है। असल में मैं माँ नहीं बन सकती, इसलिए मेरे पति और उनके घर वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया और कुछ डिवोर्स का नोटिस दे दिया मुझे। इस वक्त मैं हॉस्टल में रह रही हूँ। अब शशि ये सुनकर कहता है कि देखो मैं आपकी पिटीशन डाल सकता हूँ, बस मुझे मेरी फी मुझे बराबर चाहिए। यहाँ से सीधे कहानी मुड़ती है निधि की तरफ, जो कि एक ब्लाइंड डेट पर आई होती है। वो लड़के से बात करती है तो दोनों की सोच काफी हद तक मेल खाती है। दरअसल दोनों को इस शादी से सख्त नफरत होती है और वो लिव इन में रहना चाहते हैं। इस लड़के का नाम होता है अभी, और फिर आज से दोनों लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। अब हम देखते हैं यशवंत नाम के एक लड़के को, जो प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म की कहानी सुना रहा है। मगर उस प्रोड्यूसर को यशवंत की कहानी बिल्कुल समझ नहीं आती और वो यशवंत को ऑफिस से बाहर निकाल देता है। यशवंत एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता है, पर अभी तो वो धक्के ही खा रहा है। वो अपने भविष्य के बारे में सोचकर बहुत हताश होता है। तभी आता है उसको एक फोन। ये फोन होता है गीता नाम की एक लड़की का, जो यशवंत से बताती है, मैं माँ बनने वाली हूँ। अब इस बात को सुनकर पता नहीं यशवंत की हालत खराब क्यों हो जाती है। गीता भी इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, वो इस बच्चे को गिराना चाहती है। अब ये सारी चीज यशवंत अपने दोस्त से बताता है। वो यशवंत से कहता है कि भाई तू सच में बहुत बड़ा छुपा रुस्तम निकला, मगर तू चिंता मत कर यार, हम मिलकर कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। तो दोस्तों ये कहानी इन चारों लड़कियों के इर्द गिर्द घूमेगी। कलाई, नेत्रा, निधि और गीता, इन सभी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। फिलहाल दूसरी तरफ हम कलाई को देखते हैं, जिसे और भी कई सारे लड़के वाले देखने आते हैं। जब भी उसके लिए कोई रिश्ता आता है तो कलाई तब एक नया पौधा लगा देती है। इस तरह कई सारे पौधे हो गए होते हैं। हर बार कलाई की माँ खुद उसे किसी गुड़िया की तरह तैयार करके उसे लड़के वालों के सामने पेश करती है, लेकिन फिर वही लड़कों में कोई ना कोई कमी निकालकर रिश्ता करने से उसकी माँ मना कर देती है। कभी लड़के की जाति को लेकर, कभी खानदान को लेकर, कभी कमाई को लेकर, कभी कुछ। अब इस बारे में जब कलाई अपने पिता से सवाल करती है कि पापा क्या ऐसे ही चलता रहेगा क्या, माँ ऐसा क्यों कर रही है, तब कलाई के पिता उसे बताते हैं कि ये सब वो मेरी वजह से ही कर रही है। मैं कभी उसे खुशहाल और अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया, इसलिए वो चाहती है कि उसकी बेटी को जीवन में कभी संघर्ष न करना पड़े, उसे अच्छा पति मिल जाए। अब अगर कल मैं मर जाता हूँ तो घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाएगी, इसलिए वो तुम्हारी शादी एक अच्छे घर और अमीर लड़के से करना चाहती है, ताकि वो हमेशा तुम्हें अच्छे से रख पाए। यहाँ से सीन होता है नेत्रा पर शिफ्ट, जिसके केस की आज पहली सुनवाई है। अब नेत्रा के पति की वकील कहती है कि नेत्रा लगातार मेरे क्लाइंट को मेंटल टॉर्चर कर रही है, साथ ही उसको धमकी भी दे रही थी कि अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दिया तो मैं तुमसे मोटे पैसे अलमनी के तौर पर ले लूंगी, ऊपर से तुम्हारे ऊपर दहेज, घरेलू हिंसा और मेंटेनेंस का भी केस ठोकूंगी। और ये साथ रहने की पिटीशन इसने सिर्फ केस को लंबा करने के लिए किया है। कोर्ट फिर एविडेंस पेश करने के लिए अगली तारीख दे देता है। अब नेत्रा का वकील शशि उससे ये कहता है कि हमें अपना पॉइंट साबित करने के लिए सबूत की जरूरत पड़ेगी। आप अपना एक मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए, जिससे ये साफ हो जाएगा कि आप जो कह रही हैं वो सच कह रही हैं। फिर नेत्रा भी टेस्ट करवाने के लिए राजी हो जाती है।
उधर निधि और अभी साथ में लिव इन में रहकर काफी खुश होते हैं। निधि असल में अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, पर अब वो तो इस दुनिया में है नहीं। इस पर अभी उससे वादा करता है कि देखो तुम्हारा ख्याल अब से मैं रखूंगा, तुम टेंशन मत लो। फिलहाल निधि साथ में एक जगह जॉब भी करती है। असल में निधि के अंदर एटीट्यूड काफी ज्यादा होता है, जिस कारण वो ऑफिस में कभी किसी से अच्छे से बिहेव नहीं करती। वो मैनेजर के सामने भी अकड़ कर टेबल पर बैठी होती है। अब इस कारण मैनेजर उसको शाम को फोन करके कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देता है। लेकिन निधि नहीं सुधरती। वो जब कुछ दिनों के लिए ऑफिस आती है तो इस बार पैर में प्लास्टर करवा कर गई होती है और जानबूझकर मैनेजर को दिखाते हुए अपना पाँव टेबल पर रखकर बैठ जाती है। इस तरफ कलाई को देखने के लिए फिर से लड़के वाले आ रहे होते हैं। उसी बीच कलाई के पिता जब घर से कहीं जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि उनके टीचर की मौत हो गई है और उनकी अर्थी जा रही है। यहाँ कुछ लोग नाच कर उन्हें अंतिम विदाई दे रहे होते हैं। ये असल में एक रिचुअल है। अपने टीचर को सम्मान देने के लिए कलाई के पिता भी थोड़ी देर नाच लेते हैं। उधर लड़की वाले कलाई के घर देखने आ जाते हैं। इस बार लड़का और उसके परिवार दोनों ही कलाई की माँ को बहुत पसंद आते हैं। पर जब कलाई के पिता वहां आते हैं तो लड़के वाले उठ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कलाई के पिता को अर्थी के सामने नाचते हुए देखा था। वो कलाई के पिता से कहते हैं कि आप ये सब करते हैं, माफ कीजिएगा, हम आपके साथ रिश्ता नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं। अब इस पर क्या था, कलाई की माँ फिर कलाई के पिता को काफी कुछ सुनाती है कि आज ही रह गया था तुम्हें बाहर जाने के लिए, तुम्हारी वजह से ये इतना बढ़िया रिश्ता टूट गया है। बड़ी मुश्किल से रिश्ता हो रहा था, तुम्हारी वजह से सब खराब हो गया। तुमने मेरी जिंदगी तो खराब की है, अब अपनी बेटी की जिंदगी भी खराब करने में लगे हो। वो भी चुपचाप अपनी बीवी की बात सुनने के बाद रात में बहुत रो रहा होता है। तभी कलाई अपने पिता को संभालती है और कहती है, पापा माँ तो ऐसे ही बोलती है, आप उनकी बातों को सीरियसली मत लिया करो, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। इधर अभी और निधि वक्त के साथ काफी करीब आ चुके होते हैं, जिस कारण अभी उससे अब शादी करना चाहता है। बस फिर क्या था, एक पार्टी के दौरान अभी निधि को रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लेकिन ये लड़की तो किसी पागल की तरह उस रिंग को लात मार देती है। वो अभी से कहती है कि अरे सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है, शादी करने में क्यों तुम्हें इतना इंटरेस्ट है? देखो शादी करके इसे बर्बाद मत करो, इस बारे में मैंने तुमसे पहले ही बात कर ली थी और अब तुम अपनी ही बात से मुकर रहे हो। एक बात बताओ, ऐसा कौन सा काम है जो हम बिना शादी के नहीं कर सकते? हम बच्चे भी कर लेंगे बस, और तुम्हें क्या चाहिए? मुझसे शादी करने का एक फायदा बता दो, या एक ऐसी चीज बताओ जो शादी के बाद ही हो सकती है, उससे पहले नहीं। इस तरह करके निधि अभी को मना ही लेती है और दोनों फिर अपने रिश्ते को कंटिन्यू करते हैं। अब बारी आती है गीता की। इसे तो मैं भूल ही गया था। दरअसल गीता किसी भी तरह अब इस बच्चे से छुटकारा पाना चाहती है। उस रात यशवंत की गलती की वजह से गीता प्रेग्नेंट हो गई थी, जबकि उसने यशवंत को कहा भी था कि इसको गिरा देते हैं। उस समय तो उन्होंने कुछ किया नहीं। दरअसल गीता की प्रेगनेंसी को पूरे 3 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है, तो बिना किसी ठोस वजह के डॉक्टर अबॉर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अब गीता की जान को भी खतरा हो सकता है। पर गीता इसका पूरा दोष यशवंत को नहीं देती, क्योंकि इसमें उसकी भी गलती है। और अब यहाँ नेत्रा का मेडिकल टेस्ट होता है, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। शशि नेत्रा से कहता है कि आप माँ बन सकती हैं, और ये बात नेत्रा को नहीं पता थी। उसे अब तक यही लग रहा था कि कमी उसमें है, लेकिन कमी नेत्रा के पति में थी। इस कारण वो बहुत रोने लग जाती है कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए। इस पर शशि कहता है कि अब आप चिंता मत करो, आपके डाइवोर्स को और आपके पति दोनों को मैं सबक सिखाऊंगा। पर नेत्रा कहती है, मैंने आपसे कहा था ना मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए। एक बात बताओ, डाइवोर्स लेकर मैं क्या करूंगी? डाइवोर्सी का ठप्पा लग गया ना तो समाज ना मुझे इज्जत देगा और ना ही कोई अच्छा स्थान। बस मुझे कुछ भी करके अपने पति के साथ रहना है, कुछ भी हो जाए। इसलिए आपसे जो बन पड़े वो करिए, पर ये डाइवोर्स की बात मत कीजिए। दूसरी ओर कलाई को फिर से एक रिश्ता आता है, जिसे इस बार उसकी माँ फिर मना कर देती है। कलाई इस पर अपने पिता से पूछती है कि मैं आखिर कब तक लड़कों के आगे ऐसे पेश होती रहूंगी? अरे मुझे नहीं करना कोई शादी वगैरह। अब कलाई का पिता उससे कहता है कि बेटा तेरा मन जो करता है तू वो कर, जहाँ तू जाना चाहती है वहां जा, मैं तेरी शादी करवाऊंगा। बहुत हो गया तेरी माँ का, अब कल से मैं देखता हूँ और मैं सब कुछ संभालता हूँ। यहाँ तक कि अगर तुझे आगे पढ़ना है ना तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा, कुछ बनना है तो मैं तुझे बनाऊंगा। तू अब आजाद है, अपनी मर्जी से जिंदगी जी। यहाँ कलाई अपने पिता से बताती है कि मुझे पापा राइटर बनना है, और ये सुनकर उसके पिता काफी खुश होते हैं। पर अगले दिन क्या होगा ये किसी को कहाँ पता होता है। सुबह के वक्त बाथरूम में जब कलाई का पिता नहाने जाता है, ओहो, तभी हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो जाती है। ये दुख कलाई के लिए बहुत बड़ा था। वो और उसकी माँ पूरी तरह टूट जाते हैं। इधर नेत्रा के पति की वकील कोर्ट में उसके ऊपर काफी उल्टा सीधा इल्जाम लगाती है। वो यहाँ तक ये भी कहती है कि नेत्रा धमकी पे धमकी दे रही है कि वो अपने ससुर पे यौन शोषण का इल्जाम लगाएगी। अरे ये क्या बोल दिया इसने? इस बात को सुनते ही नेत्रा बोल पड़ती है कि देखिए अब आपका बहुत हो गया। मैं इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती थी, पर अब मैं खुद डाइवोर्स चाहती हूँ। नहीं रहना मुझे ऐसे इंसानों के साथ। जज साहब, ये लोग तो मुझे आपके साथ भी अफेयर होने का इल्जाम लगा देंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं। और फिर आखिर नेत्रा का भी डाइवोर्स हो जाता है, मगर वो फिर से खड़ी होती है। एक जॉब के साथ वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रही होती है। दूसरी ओर दिखाते हैं निधि अभी के सामने अपने एक मेल फ्रेंड को ले आती है और वो उसके साथ चिपक चिपक कर बातें कर रही है। यहाँ तक कि हद तो तब हो जाती है जब वो अपने दोस्त के साथ अपने कमरे में चली जाती है। अब ये सब कुछ अभी से देखा नहीं जाता, वो दुखी हो जाता है।
यहाँ यशवंत गीता को लेकर अलग अलग हॉस्पिटल के धक्के खा रहा होता है, लेकिन कहीं भी उनका काम नहीं बन रहा होता है। एक दिन वो अपनी इस दिक्कत के बारे में ट्रांसजेंडर फ्रेंड से बताता है, जो उससे कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर वो यशवंत को एक डॉक्टर का पता बताती है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर देती है। वो यशवंत से कहती है कि इस तरह के ऑपरेशन ये डॉक्टर करता है जो तुम्हारा काम जरूर कर देगा। साथ ही वो यशवंत को कुछ पैसे भी देती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि यशवंत अभी खुद कुछ नहीं कर रहा है, ना ही कुछ कमा रहा है। ऊपर से अब उसके पास इस बच्चे की जिम्मेदारी आ जाती है। उसने तो उधार मांगकर गीता के ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे इकट्ठा किए होते हैं, क्योंकि वो अभी चाहकर भी इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था, और गीता भी ये बच्चा नहीं चाहती थी। यहाँ से कहानी मुड़ती है वापस कलाई की तरफ। गांव का एक अमीर आदमी कलाई के लिए उसकी माँ के पास अपने बेटे का रिश्ता लेकर आता है। अब उसकी माँ फाइनली मान जाती है, क्योंकि कलाई के पिता की मौत के बाद अब वो किसी तरह बस कलाई की शादी कर देना चाहती है। ऊपर से ये लड़का अमीर भी था, तो कोई दिक्कत नहीं होती उसको। मगर कलाई को पता था कि ये लड़का शराबी होने के साथ साथ बहुत लड़कीबाज भी है, इसलिए इस बार वो खुद रिश्ते के लिए मना कर देती है। यहाँ दिखाते हैं तो अभि और निधि के बीच बहस शुरू हो जाती है उस दोस्त को लेकर जिसे निधि पिछली बार घर लेकर आई थी। अभि निधि से गुस्से में पूछता है कि आखिर तुम उसके साथ उस बंद कमरे में क्या कर रही थी। निधि भी चिल्लाकर जवाब देती है कि कमरा बंद था, लॉक नहीं था, तुम खुद खोल कर देख सकते थे। अरे वो मेरा पुराना दोस्त था, उसके साथ में डांस कर रही थी, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा चिल भी नहीं कर सकती। अभी कहता है कि अच्छा, मैंने तुम्हें अपने और अपने दोस्तों के बारे में सब कुछ बताया, यहाँ तक कि अपनी फीमेल फ्रेंड्स के बारे में, पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा भी एक फ्रेंड है। तुमने मुझे ये भी क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है, साथ ही तुम एंटी डिप्रेसेंट पिल्स भी लेती हो। और ये चीज सुनकर निधि काफी अजीब बर्ताव करने लगती है। वो बस किसी पागल की तरह एक ही चीज रिपीट किए जा रही होती है। फिर वो रोते हुए खुद को संभाल कर अपने सामान को लेकर निकल जाती है। यहाँ दिखाते हैं तो नेत्रा की जिंदगी इस तरफ बेहतरीन चल रही होती है। वो और शशि अब अक्सर एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं। नेत्रा को शशि पसंद भी आने लगा था। एक दिन शशि नेत्रा को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ उसकी छोटी बहन और माँ होती है। शशि की माँ भी नेत्रा से काफी अच्छी तरह पेश आती है और कहती, बेटा तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। एक औरत के लिए अकेले जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल होता है। असल में शशि के पिता आर्मी में थे, जो कि एलओसी पर शहीद हो गए थे। शशि तब बहुत छोटा था और छोटी बहन पेट में थी, इसलिए उसकी मां नेत्रा को अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर समझा रही होती है। यहाँ दिखाते हैं तो कलाई के मामा और बाकी रिश्तेदार मिलकर उसके लिए रिश्ता तलाशते हैं, जिसके लिए फिर कलाई हाँ कर देती है। उसकी शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। यहाँ दिखाते हैं तो यशवंत भी गीता को लेकर उस डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, जो कि गीता को देखकर कहता है ऑपरेशन तो हो जाएगा। वो ऑपरेशन का टाइम अगली सुबह का बताता है। गीता को एडमिट करके यशवंत बाहर आ जाता है। नेत्रा ने भी एग्जाम पास कर लिया होता है। वो ये खबर शशि को देती है और कहती है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे कैफे में आकर मिलो। पर जब नेत्रा वहां पहुंचती है तो वहां शशि की माँ आई होती है। नेत्रा उनसे ही अपने दिल की बात कह देती है। वो कहती है कि माँ, मैं शशि को पसंद करती हूँ और वो भी मुझे चाहता है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। पर यहाँ शशि की माँ कहती है कि मेरे बेटे की जिंदगी से दूर हो जाओ, तुम एक डाइवोर्सी हो, और अगर तुमसे अपने बेटे का रिश्ता किया मैंने तो मेरी छोटी बेटी से कोई अच्छा लड़का शादी नहीं करेगा। तो मैं तुमसे विनती करती हूँ कि शशि से दूर चले जाओ। नेत्रा कहती है कि आप शशि को आने दीजिए, हम साथ में इस बारे में अच्छे से बात कर लेंगे। मगर शशि उसी वक्त फोन पर होता है। वो सब कुछ सुन रहा था। ये चीज नेत्रा देख लेती है और काफी दुखी होती है। कहती है सब मेरी ही गलती है। दरअसल शशि को यही डर था कि नेत्रा का डाइवोर्स हुआ है, और ये उसके दोस्त ने शशि के दिमाग में डाला था कि ऐसी औरतें सिर्फ शिकार ढूंढती हैं और शादी करके दोबारा डाइवोर्स करके अच्छे पैसे निकाल लेती है एलमनी के तौर पर। बस क्या बात है ना दोस्तों, ये वकील होकर दूसरों का डाइवोर्स करा सकता है, पर एक डाइवोर्सी से शादी नहीं कर सकता। इस पॉइंट पर नेत्रा को काफी झटका लगता है। अब कहानी जाती है कलाई की तरफ, जिसकी आज है शादी, पर वो कहीं भी दिख नहीं रही है। अरे भाग तो नहीं गई? नहीं, कलाई की माँ देखती है कि वो मंदिर में एक जगह पर उदास बैठी हुई है। दरअसल कलाई के पीरियड शुरू हो गए थे, इस कारण वो मंदिर नहीं जा सकती थी। पर अब कलाई की माँ तो किसी भी कीमत पर ये शादी करवाना चाहती है, इसीलिए वो अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़कर उसको दे देती है और उसे तैयार करके मंदिर में लेकर आती है। हाँ, इस बार कलाई की शादी हो जाती है आखिरकार। इस तरफ हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और डॉक्टर ने गीता का सफल अबॉर्शन कर लिया है, पर यह चीज करके दोनों ही काफी दुखी होते हैं। आखिरकार सीन मुड़ता है निधि की तरफ, जो कि अपनी जान देने वाली थी, और इसी के साथ सीन होता है कट। असल में अब तक हमने जो देखा ये एक किताब की कहानी थी दोस्तों, जिसे कन्नगी नाम के एक लेखक ने लिखा था, और वो अपनी इस बुक पर लोगों के सामने डिस्कशन कर रही थी। उसी वक्त वहां पर एक लड़की कन्नगी से पूछती है, मैम आखिर इन चारों लड़कियों का हुआ क्या? कन्नगी बताती है कि मैंने इसकी एंडिंग लिखी ही नहीं, क्योंकि जिंदगी ऐसी होती है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे कई हिस्से होते हैं जिनकी कोई एंडिंग नहीं है। जब हम नेत्रा, गीता, निधि और कलाई बन जाते हैं, समस्याओं का क्या है, वो तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन हमें उठना होगा, उनका सामना करना होगा, रुकावटों को दूर करके आगे बढ़ना होगा। जिंदगी तो जब तक है तब तक कहानी जारी रहेगी। तभी एक और लेडी कन्नगी से कहती है कि उस लिव इन वाले लड़के की क्या गलती थी मैम, वो तो अपनी जगह बिल्कुल सही था। कन्नगी जवाब देती है कि ये बात आप बिना निधि के पास्ट के बारे में जाने बिना कह रही हैं। पता है
ये कहानी हमें बताती है कि हमें किसी को तुरंत जज नहीं करना चाहिए। क्या पता वो जैसा खुद को शो कर रहा हो अंदर से बिल्कुल अलग हो। बाकी गलती कौन नहीं करता, उसी तरह की गलती निधि ने भी की। वहां से सबके सवालों के जवाब देकर कन्नकी बाहर आती है और मन ही मन वो कहती है कि वो चारों लड़कियां मैं ही थी, ये मेरी ही कहानी है। असल में जो 4 कैरेक्टर थे ये कन्नकी की जिंदगी के चारों पड़ाव को दिखा रहे थे। जैसे कलाई शादी के पहले का, फिर शादी के बाद नेत्रा के रूप में उसने झगड़ा, डाइवोर्स और शशि से प्यार, ये सब कुछ किया। शशि के शादी से मना करने के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। इस दौरान वो बस अपने पिता को ही याद करती थी। उसकी माँ भी मर चुकी थी। उसका शादी और कमिटमेंट जैसी चीजों से विश्वास उठ गया था, इसीलिए वो ब्लाइंड डेट पर गई। पर इस दौरान वो डिप्रेशन में भी थी, जिस कारण उसने वो सब किया और उसका अभी से ब्रेकअप हो गया। पर वो अभी से प्रेग्नेंट हो गई थी, इसीलिए उसे वो लड़का याद आया जो उसे पहली बार देखने आया था, जिसने बोला था तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो। तब उसे कन्नकी ने फोन कर सब कुछ बताया, अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि यशवंत ही था, जिसने अपने डायरेक्टर बनने के संघर्ष के साथ इस बच्चे को गिराने में कन्नकी का साथ दिया, जबकि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। वो इस चीज के लिए इनकार भी कर सकता था, यानी कि ये बच्चा यशवंत का नहीं बल्कि अभी का था। बल्कि बुक में कहानी को अलग करने के लिए कन्नकी ने थोड़ा मसाला ऐड किया था। इसी बीच कन्नकी को उसके पति का फोन आता है और हमें पता चलता है कि कन्नकी ने यशवंत से शादी कर ली है। वो खुद एक लेखक और यशवंत एक बड़ा डायरेक्टर बन गया है, क्योंकि फोन पर उसे कन्नकी डायरेक्टर सर कहकर बुला रही थी। फोन पर हम एक बच्चे की आवाज भी सुनते हैं, मतलब कि इन दोनों का अब एक बच्चा भी है। वाह क्या कहानी थी यार। तो अब कन्नकी की फैमिली पूरी हो गई और इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार वो बड़ी खुश हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों मुझे पता है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इतनी प्यारी स्टोरी आई है। आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।